नमस्कार, मैं संजीव कुमार आज हुर्सल के संवित्ति शास्त्र अर्थात फेनोमेनोलॉजी को संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। फेनोमेनोलॉजी एक सतत सत्यान्वेषण की प्रणाली है। दार्शनिक रूप से हुर्सल का लक्ष्य दर्शन को पूर्णतः असंदिग्ध एवं अकाट्य बनाना था। फेनोमेनोलॉजी सत्य के रूप में केवल उसी को ग्रहण करने का बात करता है जो पूर्णतः प्रत्यक्ष द्वारा प्राप्त हो। हुर्सल वस्तु को उसके मूल रूप में जानना चाहता है। हमारे साधारण ज्ञान में आने वाली वस्तु विकार युक्त होती है क्योंकि वे प्रकृतिवादी तथा मनोवैज्ञानिक मान्यताओं से प्रभावित होती हैं। दोनों मान्यताओं का क्रमशः निराकरण करके हम चेतना में प्रदत्त वस्तु के मूल और वस्तुनिष्ठ रूप को जान सकते हैं। मनोवैज्ञानिक मान्यताओं के दोष। पहला, यदि मनोवैज्ञानिक व्याख्याओं को महत्व दिया गया तो फिर पूर्णतः तटस्थ एवं वस्तुनिष्ठ व्याख्या की संभावना ही समाप्त हो जाएगी। दूसरा, मनोवैज्ञानिकता में पुनरुक्ति दोष विद्यमान है। जब तर्कशास्त्र एवं गणित जैसे वस्तुनिष्ठ शास्त्र को मनोविज्ञान आधार पर व्याख्या की जाती है तो वैसे प्रयत्न में पुनरुक्ति दोष आ जाता है। तीसरा, मनोविज्ञान को वस्तुनिष्ठ बनाने का प्रयास हो रहा है। मनोविज्ञान मनुष्य के क्रियाओं प्रक्रियाओं का अन्वेषण करता है। यह किसी खनिज पदार्थ के अन्वेषण या विश्लेषण से भिन्न है। यह मनोविज्ञान की मूल भूल है। चौथा, मनोविज्ञान जिसे नियम मानता है वे कुछ अनुभविक तथ्यों के आधार पर किया गया सामान्यीकरण है। ऐसे सभी सामान्यीकरण संशय से परे नहीं हैं। प्रकृतिवादी मान्यताओं के दोष। प्रकृतिवादी दृष्टिकोण में यह मान लिया जाता है कि हमारे अनुभव में वस्तुएं जिस रूप में दिखाई देती हैं वे वस्तुनिष्ठ रूप से सत्य हैं। यह दृष्टिकोण गलत है। वस्तु का ज्ञान और अनुभव होने का अर्थ है कि वस्तु के उस स्वरूप का निर्णय हमारी चेतना द्वारा होता है। ऐसा नहीं है कि जो वस्तु हमारी चेतना में आ रही है वह अपने वास्तविक रूप में भी वैसी ही हो। फेनोमेनोलॉजी की प्रणाली या प्रविधि। इस विधि के दो पक्ष हैं, इपोखे और रिडक्शन। इपोखे एक ग्रीक शब्द है जिसे हिंदी में कोष्ठीकरण या असंबंधन कहा जाता है। इसमें प्रकृतिवादी विश्वासों को अलग कर समस्त बाह्य विकारों से मुक्त चेतना तक पहुँचने का प्रयास होता है। कोष्ठीकरण में विषय संबंधी सभी सिद्धांतों को कुछ समय के लिए कोष्ठीकृत कर देते हैं। हम कुछ समय के लिए उससे तटस्थ हो जाते हैं ताकि अध्ययन करते समय वस्तु संबंधित सिद्धांतों या विश्वासों का प्रभाव न पड़े। इपोखे की तुलना जैन दर्शन के संबर से की जा सकती है। रिडक्शन का आशय है कि मूल की तरफ लौटना। इपोखे द्वारा जहाँ बाह्य भ्रांत धारणाओं को कोष्ठीकृत किया जाता है वहीं रिडक्शन द्वारा अनुभव में शुद्ध चेतना के अतिरिक्त जो भी आंतरिक विकार शेष रह जाता है उसे निरस्त कर दिया जाता है। रिडक्शन
की तुलना जैन दर्शन के निर्जरा से की जा सकती है। रिडक्शन के 3 प्रकार हैं। पहला, फेनोमेनोलॉजिकल अपचयन। चेतना का अध्ययन करते समय मनोभावों का प्रभाव रहता है, अतः चेतना के वास्तविक स्वरूप को पकड़ने के लिए इन मनोदशाओं से चेतना को मुक्त रखना अपरिहार्य है। दूसरा, तात्विक अपचयन। इस स्तर पर चेतना को आत्मनिष्ठ आंतरिकता से मुक्त किया जाता है, परंतु यह चेतना किसी व्यक्ति विशेष की चेतना होती है। तीसरा, मूर्तकल्पी अपचयन। इस स्तर पर चेतना में जो प्रदत्त है उसको सार्वभौम रूप से पकड़ने का प्रयास किया जाता है। इसमें चेतना को पूर्णतः विश्व स्वरूप बना दिया जाता है। इन विभिन्न अपचयनों के बाद शुद्ध समवृत्ति भाव या शुद्ध फेनोमेना का विधान होता है। यह वस्तु का सार तत्व होता है। यही सार तत्व शुद्ध चेतना का विषय होता है और यही चेतना में मूल रूप में प्रदत्त होता है। इसी को हुर्सल आद्य साक्ष्य या आद्य प्रमाण भी कहते हैं। इसमें केवल सार तत्व की चेतना रहती है। हुर्सल सार तत्व को न तो वास्तविक कहते हैं और न अवास्तविक। सत्य या वास्तविक कहने से यह भ्रम उत्पन्न हो जाएगा कि चेतना से स्वतंत्र रूप से कोई सत्ता है। इन सार तत्वों का वर्णन प्रागुणभविक रूप से ही हो सकता है, आनुभविक रूप से नहीं। इसलिए सार तत्व का ज्ञान अंतर्बोध से होता है। इसी को हुर्सल मूर्तकल्पी अंतर्बोध कहते हैं। सार तत्व चेतना के प्रत्यक्ष के विषय हैं। जैसे इंद्रियों के प्रत्यक्ष के विषय इंद्रिय संवेदन हैं, उसी प्रकार अंतर्बोध के प्रत्यक्ष का विषय सार तत्व है। विषयापेक्षता का सिद्धांत। हुर्सल के अनुसार चेतना विषयापेक्षी है, अर्थात चेतना सदैव विषय सापेक्ष ही होती है। चेतना की विषयापेक्षता का सिद्धांत सर्वप्रथम ब्रेंटानो ने दिया था। हुर्सल ने अपनी दार्शनिक आवश्यकता के अनुरूप सुधार करते हुए यह जोड़ दिया कि विषय भी सदैव चेतना में ही प्रदत्त होता है, अर्थात हुर्सल के अनुसार चेतना तो किसी विषय की चेतना है ही, साथ ही विषय भी चेतना का विषय है। ज्ञान की प्रक्रिया में विषयी और विषय 2 ध्रुव हैं। इन दोनों ध्रुवों में कोई द्वैत नहीं है, क्योंकि वस्तु और ज्ञान एक दूसरे के सापेक्ष ही हैं। हुर्सल के अनुसार चेतना का मूल भूत लक्षण चेतना की एकता है। विषयी और विषय में एक मौलिक एकता है। विषयोन्मुखता इसी एकता का परिणाम है। यहाँ चेतना का तात्पर्य है कि एक ही साथ विषयी का विषय होना और विषय का विषयी होना। शुद्ध विषयी का अपने आप में कोई अर्थ नहीं है। विषयी इसलिए विषयी है क्योंकि कुछ विषय प्राप्त हैं, अर्थात उसके सामने कोई वस्तु विद्यमान है। फेनोमेनोलॉजिकीय विधि द्वारा हम चेतना में प्रदत्त वस्तु को उसकी पूर्ण वस्तुनिष्ठता में तभी प्राप्त कर सकते हैं जबकि एक ओर तो चेतना में वस्तु की उपस्थिति अनिवार्य रूप से हो तथा साथ ही दूसरी ओर वस्तु भी सदैव चेतना में ही प्रदत्त होती हो। यह कार्य विषयापेक्षिता के सिद्धांत द्वारा
सरलता से पूरा कर लिया जाता है। भारतीय दर्शन से तुलना। जब चेतना अपने मूल रूप में है तब वह शुद्ध दृष्टि है, जिसे सांख्य और वेदांत में साक्षिण की संज्ञा दी गई है। पुनः योग दर्शन की असंप्रज्ञता समाधि की अवस्था फेनोमेनोलॉजिकीय स्थगन की पराकाष्ठा के समतुल्य है। आलोचना। हुर्सल का कहना है कि उनका दर्शन पूर्व मान्यता रहित दर्शन है। यदि सब कुछ कोष्ठीकृत कर दिया जाए तो कोई भी अनुभव संभव नहीं हो पाएगा। दूसरा, हुर्सल सार तत्व और अंतर्बोध को एक दूसरे पर निर्भर बना देते हैं। दोनों की स्वतंत्र रूप से व्याख्या नहीं की गई है। तीसरा, गिलबर्ट राइल के अनुसार हुर्सल यह मान लेता है कि जितनी भी चेतन क्रियाएं हैं वे सभी ज्ञान के अंतर्गत आ जाती हैं, परंतु विश्वास करना या प्रार्थना करना आदि को हम ज्ञान के अंतर्गत नहीं ला सकते हैं। चौथा, अनुभूति भी चेतनाजन्य होने के कारण व्यक्तिगत है। पांचवा, एयर के अनुसार पूरी तरह मान्यता रहित होना असंभव है। छठा, शास्त्र का कहना है कि यदि पूर्व मान्यता रहित का अर्थ पूर्वाग्रह का नहीं होना है तो फिर यह संभव हो सकता है। सातवां, शास्त्र मनुष्य के होने का अर्थ ही है उसका जगत में होना। अब यदि मनुष्य का अस्तित्व जगत में है तो फिर जगत का कोष्ठीकरण असंभव है, क्योंकि शास्त्र के अनुसार अस्तित्व सार से पूर्व होता है। महत्व। दर्शन को हुर्सल ने एक नई दिशा, नई विधि एवं नया